हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है कि क्या क्या एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट्स लॉ के। ठीक, तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सबसे पहला एप्लीकेशन, और फिर इस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। इस एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगला एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अगले एप्लीकेशन पर क्वेश्चन करेंगे स्टेप वाइज। और एप्लीकेशन के डेरिवेशंस तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, साथ में करे गए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दें जरा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है ना, स्ट्रेट वायर में जो ले रहा हूँ वो फाइनाइट लेंथ का ले रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर लेने जा रहा हूँ। ओके, और ये ले लिया मैंने एक स्ट्रेट वायर। ठीक, मुझे क्या करना है, अब इस स्ट्रेट वायर से डी डिस्टेंस पर मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया P। ओके, तो मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, उस स्ट्रेट वायर से डी डिस्टेंस पर जाकर के एक पॉइंट लिया P। ठीक, और उस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस P पॉइंट पर मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड B निकालना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ, यूज़ हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ का ही करना है। ओके, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट से, हालांकि ये जो लाइन दिख रही है, जो डी दिख रही है, ये इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा मुझे मान लेता हूं मैं कि ये दे रखा है ऑलरेडी कि ये जो वायर का जो अपर एंड है ये इस पी पॉइंट पे कुछ एंगल बना रहा होगा, और इस वायर का लोअर एंड भी इस पॉइंट पे कुछ एंगल बना रहा होगा। से मैंने कहा कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल मैंने क्या कहा, θ2 है। ठीक है, ओके, तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। हमारा टास्क यही है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर मुझे बायो-सेवर्ट्स लॉ यहाँ यूज़ करना है तो वो तो एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से दे सकता है, और इस वायर में करंट कितनी फ्लो कर रही है ये मुझे दिया हुआ है कि इस वायर में करंट फ्लो कर रही है I की। ठीक है, चलिए अब क्या करें हम यहाँ से एक छोटी सी डिस्टेंस पर जा करके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। देखें, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। इस एलिमेंट की जो लेंथ है मैं dy मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, dy, एलिमेंटल लेंथ। ठीक है, dy में क्या ले रहा हूँ, एलिमेंटल लेंथ ले रहा हूँ। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट की मैं मान ले रहा हूँ कि ये एलिमेंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, से y की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, y की दूरी पर है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको इससे मिला देता हूँ, और मैं मान रहा हूँ कि एक छोटा सा एंगल बना रहा है, स्मॉल एंगल ही होगा, ये पूरा तो एक स्मॉल एंगल बना रहा होगा, लेकिन ये y की डिस्टेंस पर मैंने मान लिया कि एंगल थीटा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है।
ये एलिमेंटल जो है जितनी डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से, ये मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ओ बोल दे रहा हूँ, ये पॉइंट मिड नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ओके, वो तो तब होगा मिड जब ये θ1 और θ2 क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, ऐसा कुछ कुछ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ रखा होगा वैसे। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, उस ट्रायंगल पे फोकस करें ज़रा। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल क्या है, थीटा है, ये अपने पास लेंथ y है और ये क्या है, d है। ओके, अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंटल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर dB लिख लूँ, क्या लिख लूँ, dB, तो dB क्या होगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dy क्रॉस, अब इसको मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैंने यहाँ एक वेक्टर का हेड बना दिया और इसको मैंने नाम दे दिया r वेक्टर का, क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r ऑफ क्यूब। ये मैंने किससे लिखा, ये मैंने लिखा है बाय द बायोट-सावर्ट लॉ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड r। dl का रोल जो है वो यहाँ dy प्ले कर रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, तो इतना आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट वायर मैं निकाल रहा हूं। मैंने एक वायर लिया, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका अपर एंड इस पॉइंट पर θ1 एंगल बना रहा है, इस वायर का लोअर एंड इस P पॉइंट पर θ2 एंगल बना रहा है। ओके, किसके साथ में, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके साथ में, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर मैं ऊपर की तरफ चलूँगा तो वायर का जो एंड को मिलाने वाली लाइन है वो θ1 एंगल पर मिलेगी, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मैं नीचे की तरफ चलूँगा तो मेरे को जो वायर के एंड को P पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है वो θ2 एंगल पर मिलेगी। इज़ दैट क्लियर? हमने किया क्या, हमने प्रोसीड किया, हमने y पर जाकर के एक dy का छोटा सा एलिमेंट लिया और उस dy के एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखी जो कि म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dy क्रॉस r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यूब है। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान से समझें। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो ये y है और ये d है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि y बाई डी एक्चुअल में क्या होगा, y बाई डी मेरे पास में tan थीटा होगा। अभी इसे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि r की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं r भी मुझे y या d के टर्म में मिल जाए या थीटा के टर्म में मिल जाए, जिससे कि मेरे पास वर्किंग क्या हो, मेरी आसान हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा और ट्रायंगल पे फोकस करूँ, एक और ट्रायंगल पर फोकस करूँ, सेम वही है ट्रायंगल, वही है कि अगर ये d है और ये r है और ये थीटा है, देखिएगा ध्यान से, तो एक्चुअल में जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा वैसे वैसे r भी चेंज होगा। ओके, साइमल्टेनियसली r भी चेंज होगा, d कांस्टेंट बना रहेगा, इधर से y भी चेंज होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं r की वैल्यू अगर यहाँ रखूँ तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को या तो मैं थीटा में कन्वर्ट कर दूँ या पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं y में कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि थीटा में कन्वर्ट कर दूँ, जिससे कि आसान रहेगा। हम आगे प्रोसीड क्या करेंगे, हमने इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, आगे हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको अगर मैंने लिख लिया डी बाई आर, देखिएगा बहुत ध्यान से, डी बाई आर अगर मैं लिखता हूँ तो डी बाई आर मेरे पास में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, डी बाई आर मेरे पास में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर मैं आर लिखना चाहूँ तो वो डी सेक थीटा होगा। बिल्कुल सही, अगर मैं आर लिखना चाहूँ तो डी बाई कॉस थीटा मतलब डी सेक थीटा होगा। तो मैं यहाँ आर की वैल्यू रख सकता हूँ। अच्छा, अभी मैंने इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं किया, चलिए आइए मैं इसे भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। म्यू नॉट आई, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब कुछ, अपॉन 4 पाई डी वाई, मैग्नीट्यूड लिखा है केवल, अब आर मैग्नीट्यूड लिखा है केवल। ओके, अच्छा डी वाई और आर के बीच का एंगल देखें जरा, डायग्राम को ध्यान से देखें, डी वाई और आर के बीच में एंगल क्या था, ये आर वेक्टर था। ओके, और ये डी वाई वेक्टर था। डी वाई वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो डी वाई और आर के बीच में एंगल ये है, ठीक है ना। ओके, तो ये एंगल कितना होगा जरा सोचें। देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ऑब्वियसली ये 90 प्लस थीटा होगा। तो इसका मतलब डी वाई वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। ठीक है ना बच्चों। ओके, तो अब जरा मैं क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दूँ।
डी बी क्या आया, डी बी आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। देखें ये इसी एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं मैं, डी वाई आर इंटू दोनों के बीच के एंगल्स 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ पर जो आना था साइन 90 प्लस थीटा आना था, ठीक है ना, और अपॉन में क्या आना था, आर क्यूब आना था, और अपॉन में आर क्यूब, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो आर से आर तो कट जाएगा, ऊपर डी वाई रहेगा, आर ऊपर तो आया ही नहीं, ऊपर साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये डी वाई एलिमेंटल है, ध्यान रखिएगा, डी आप वो वाला डी मत समझ लीजिएगा जो डी हमने वहां पर लिया है, ओके। अपॉन आर क्यूब की जगह अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से आर की पावर 3 कट जाएगी तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसमें डी वाई और आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। हालांकि मैंने दोनों वैल्यूज निकाल के रखी हैं। आर क्या निकाल रखा है, आर तो मैं डी सेक थीटा पुट कर दूंगा और डी वाई को क्या रखूंगा, यहां से सोचो, यहां से वाई क्या आया था, वाई आया डी टेन थीटा, ठीक है। तो डी वाई क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, डी वाई आ जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कंफ्यूज नहीं हो, ये डी अलग है, ये डी तो लेंथ का है, और ये डी वाई डी है जो एलिमेंटल का है, ठीक है ना, ओके। तो डी वाई की जगह डी सेक स्क्वायर थीटा रख देते हैं, पहली चीज़। दूसरा आर की जगह डी सेक थीटा रख देते हैं, किस में, जो फाइनल एक्सप्रेशन हम लाए हैं सिंप्लीफाई करके, इसमें तो रख देते हैं, यहीं रख देते हैं, क्या दिक्कत है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी वाई की वैल्यू क्या निकली थी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ही निकली थी, या ठीक है। और आर की वैल्यू क्या निकली है, डी सेक थीटा, आर की जगह डी सेक थीटा रख दो नीचे, तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा एक्स्ट्रा और था, इन सब के अलावा कॉस थीटा एक और था, ये वाला कॉस थीटा, ठीक है। तो डी बी क्या आया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, डी बी आया मेरे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ओके। नाउ योर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, डी से एक डी कैंसिल आउट, तो एक डी नीचे और आ गया, और आया कॉस थीटा डी थीटा, ये आया अपने पास में। अब ये तो किसी एक छोटे से एलिमेंट की थी, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अगर डायग्राम को देखें, चले आइए डायग्राम पे चलते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे डी वाई एलिमेंटल होंगे। तो अगर मुझे एक डी वाई एलिमेंटल की मिल गई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो मैं सबकी केस निकालने के लिए क्या करूँ, इस तरह वाले सारे सम ऑन एड ऑन करे जाएगी, सम अप कर दिए जाएंगे, या फिर मैं फाइनली इसे क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ सारे एलिमेंट के लिए, तो पूरे वायर की मिल जाएगी। तो पूरे वायर के लिए क्या होगी भाई, पूरे वायर के लिए जो v होगा दैट इज ओनली इंटीग्रल डी बी विद इन अंडर द प्रॉपर लिमिट्स, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अब सवाल उठता है लिमिट्स का, थीटा में का कोई एलिमेंट लोगे तो लिमिट क्या आएगी, नीचे की तरफ होगी, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, और कितनी होगी, थीटा 2 होगी, इसका मतलब माइनस थीटा 2। और जब ऊपर के एलिमेंट की बात करी जाएगी तो उस समय क्या होगा, उस समय हम थीटा क्या ले रहे होंगे, थीटा 1 ले रहे होंगे। तो फाइनली लिमिट क्या आ गई, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। नाउ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा, ये तो मेरे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आया, ठीक है ना, और माइनस थीटा 2 से थीटा 1, देन दिस इज व्हाट फाइनली
ये मैंने क्या कर लिया, लिमिट ले ली। साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 माइनस और माइनस प्लस प्लस साइन थीटा 2। सो भी क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई मेरे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखिए ध्यान रखने वाली, अभी ये तो एक्सप्रेशन आया केवल, एक्सप्रेशन आने के अलावा हमें एक्सप्रेशन लगाना आना चाहिए। एक्सप्रेशन लगाना आना चाहिए, इट मीन्स टू से हमें इस बात का सेंस होना चाहिए कि हमने थीटा 1 थीटा 2 क्या लिए हैं और थीटा 1 थीटा 2 को रखते समय क्या सावधानी हमें बरतनी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा उसे और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि ये फॉर्मूला क्लियर है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थीटा 1 थीटा 2, जब मैं डायग्राम की बात अगर मैं फिर से करता हूँ, टॉक अबाउट द डायग्राम अगेन। ध्यान से देखें डायग्राम को, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या था कि जैसे कोई भी पॉइंट था P, जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा था, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था। फिर इस बाइसेक्टर से हमेशा मैं अपर एंड को मिला रहा हूँ और लोअर एंड को मिला रहा हूँ। ओके, इस बाइसेक्टर से मैं ऊपर की तरफ चलूँ, ध्यान दीजिएगा, और जो मुझे अपर एंड को मिलाने वाली जो लाइन जहाँ मिलती है वो एंगल थीटा 1 था, और नीचे की तरफ चलने पर थीटा 2 एंगल बन रहा था उस लाइन तक जो कि लोअर एंड को P पॉइंट पे मिला रही थी। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी जहां पर क्या है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालनी है, और फिर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है ना, यही तो आया अपने पास में फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कि अलग अलग तरह की सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन इन द सेंस कुछ ऐसी आ जाए, ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल एकदम उसके सामने ही दे रखा, और ये मान लो मेरे पास 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये पॉइंट। मैं ऐसी सिचुएशन अगर ले लूँ, तो इस सिचुएशन में केवल अभी हमें समझना है कि थीटा 1 थीटा 2 कैसे लिखना है। तो अगर थीटा 1 की बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जब मैं ऊपर की साइड चलूँगा तो वो लाइन जो कि अपर एंड को इस P पॉइंट से मिला रही है वो तो सेम पॉइंट पर ही मिल जाएगी, मतलब सेम लाइन ही है। इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू सिचुएशन में क्या हो गई, 0 डिग्री। समझिए क्यों मैंने थीटा 1 0 लिया। थीटा 1 एक्चुअल में क्या था, थीटा 1 अपर एंड को उस पॉइंट P से मिलाने वाली जो लाइन है उसका एंगल है बाइसेक्टर के साथ में, और यहाँ बाइसेक्टर भी वही है, अपर एंड को पॉइंट P से मिलाने वाली लाइन भी वही है, तो ऑब्वियसली थीटा 1 क्या होगा, 0 डिग्री, और थीटा 2 यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री। अब नीचे की तरफ अगर आप चलते हो बाइसेक्टर से, तो ये लाइन लोअर एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो मिल रही है वो 30 डिग्री पर मिल रही है, तो थीटा 2 क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ओके। और भी सिचुएशंस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए वायर ऐसे है, ठीक है ना बच्चों, और मेरे को कोई पॉइंट ऐसे दे दिया जाए, समझना है सारा कुछ आपको, क्योंकि क्वेश्चन इसमें पॉसिबली ज़रूर मिलता है। ओके, क्वेश्चन मिले और बिल्कुल ऐसा ही मिले। करंट की डायरेक्शन देख ली भाई, ठीक है भाई, ये करंट फ्लो कर रही है। चलो अब मान लो ये पॉइंट P है, मेरे को एंगल मान लो, ये काम करता हूँ मैं, ये बाइसेक्टर मैं नहीं खींच रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि भाई ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये लाइन जो एंगल बना रही है, ये लाइन एंगल बना रही है 20 डिग्री का, ठीक है, और ये लाइन एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में 40 डिग्री का। अब हमें सोचना है थीटा 1 थीटा 2 क्या होंगे।
ठीक है ना। वैल्यूज तो रखने के लिए आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी, साइन 20 क्या है, साइन 40 क्या है, उसकी आप टेंशन मत लें। आप तो बस ये ध्यान रखें कि भाई रखना क्या है, θ1 क्या रखना है, θ2 क्या रखना हो, विथ प्रॉपर साइन समझ लें कि भाई किसका साइन कैसा लेना है, क्या लेना है, कहाँ पर। तो अगर इस डायग्राम की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, जिस क्वेश्चन को मैंने लिया, इस क्वेश्चन के अंदर जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखोगे तो भाई ये जो लाइन, येलो वाली लाइन जो दिख रही है नीचे वाली, ये तो डी का रोल प्ले करेगी, ठीक है। अब ये आपको दे देगा, या आपको कि कोई ट्रायंगल दे देगा, या आपको डायरेक्टली डी लेंथ दे देगा, ओके, तो वो तो ठीक है। अब θ1 की बात करते हैं, सोचें यहाँ पर θ1 क्या होगा, बिल्कुल आराम से सोचें यहाँ θ1 क्या होगा बेटा। θ1 निकालने के लिए यहाँ पर देखो बाइसेक्टर से ऊपर की तरफ चलो, तो बाइसेक्टर से चलो ऊपर की तरफ, चले ऊपर की तरफ चले, ये लाइन मिली जो कि अपर एंड से आ रही है। ये कितने डिग्री पर है, 40 डिग्री पर है, नो डाउट θ1 तो 40 डिग्री ही होगा। अब सवाल उठता है θ2 का। θ2 के लिए आप क्या करते हो, नीचे की तरफ चलते हो। तो जब आप नीचे की तरफ चलोगे तो देखो नीचे तो कोई लाइन ही नहीं मिल रही है सर, लोअर एंड वाली लाइन, लोअर एंड वाली लाइन तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो या तो आप ये देखो पूरा का पूरा एंगल, समझ रहे हो क्या, है ना, जो कि क्या होगा 360 माइनस 20, 360 माइनस 20, ओके, मतलब 340 डिग्री, 340 डिग्रीज। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप उल्टा चलो, आप उल्टा ही चलो और इस एंड पर पहुंच जाओ, ओके, लेकिन लोअर एंड को मिलाने वाली लाइन पर आप उल्टा चल के पहुंचे तो आपको साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। या तो आप इसको माइनस का 20 डिग्री लिख लो, या फिर आप इसको क्या लिख लो 340 डिग्रीज। 340 डिग्रीज के लिए क्या, लोअर एंड की तरफ से ही चले ऐसे, ओके, नीचे की तरफ ही चले, और नीचे की तरफ चलने पर ये लाइन यहाँ मिल रही है, और ये एंगल पूरा कितना बन रहा है 360 माइनस 20 मतलब 340, ओके, समझ रहे हैं ना। तो ये तरीका है θ1 और θ2 को प्रॉपरली निकालने का। θ1 और θ2 प्रॉपरली एक बार आपको निकालने आ जाएंगे तो क्वेश्चंस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, ठीक, लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो अब जैसे उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात करते हैं, और उसके लिए अगर बी लिखना चाहें तो भाई क्या होगा, वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा। उसका मतलब समझिएगा ज़रा ध्यान से कि ऊपर की तरफ भी ये कहाँ तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक, और नीचे की तरफ भी कहाँ तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो बेटा इस सिचुएशन में ये तो डी हो गया अपने पास में, मान लो इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो मेरे पास θ1 की वैल्यू क्या होगी, जो अपर एंड जो होगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि बहुत ऊपर चला जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। तो ये इस पॉइंट से ये इस लाइन का एंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता, भाई अगर यहाँ पर देखें तो एंगल इतना था, फिर और तो ये एंगल और बढ़ा। इनफाइनाइट के लिए θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर भी 90 डिग्री। इसी तरह से θ2 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए बी क्या लिखूंगा मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है ना, 2 हो जाएगा ये, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अच्छा, अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अभी तक मैंने कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं करी। करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रही है, तो देखिए डायरेक्शन के लिए पहली चीज़ तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कि जैसे DL क्रॉस R आपने लिया था, जैसे मैं पीछे की बात करूं, अगर पीछे वाले की जो हमने डेरिवेशन सभी किए, जो भी डेरिवेशन किया, ठीक है, इस डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें I की डायरेक्शन यही थी, यही dy की डायरेक्शन हो जाएगी, DL की डायरेक्शन हो जाएगी, और R की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो राइट हैंड रूल अगर मैं लगाऊंगा तो DL और क्रॉस R इनसाइड, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ आएगी, ठीक है ना, ओके। हालांकि हम क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन बता सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन फिर भी एक रूल भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे कि आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आए,
ठीक है बच्चों, रूल क्या रहेगा कि जैसे मान लो यही डायग्राम ले लेते हैं हम लोग। हाँ, इस डायग्राम में मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो रूल ये रहेगा अपने पास में कि आप जो राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए करंट की डायरेक्शन में। कर लिया करंट की डायरेक्शन में कर्ल, ओके। इस डायरेक्शन में मैंने कर्ल कर लिया फिंगर्स को, मतलब मेरे हाथ की फिंगर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। और पाम को उधर की तरफ घुमा दीजिए जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पाम जैसे मान लीजिए कि पी पॉइंट पर निकालनी है, तो पाम को मैंने किधर की तरफ घुमा दिया, पी पॉइंट की तरफ घुमा दिया। तो जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, और अगर इस पॉइंट पर निकालते मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, बाहर होती। ये जो पॉइंट होता है ना बच्चों, ये आउटवर्ड दिखाता है, आउटवर्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, और ये जो क्रॉस होता है ये इनवर्ड की डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनवर्ड अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट पर अगर पी पॉइंट होता और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती तो वो किधर की तरफ आती, बाहर की तरफ आती। और अगर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती, ओके, तो वो किधर की तरफ आती, अंदर की तरफ आती, ठीक है, ओके। तो तरीका अपने पास, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लें सीधे सीधे, डीएल क्रॉस आर, डीएल की डायरेक्शन वही जो कि आई की, आई क्रॉस आर कर लें, थंब अंदर आ गया इधर की तरफ। इधर की तरफ के लिए अगर आप डीएल क्रॉस आर करते, ठीक है ना, ओके, तो थंब बाहर की तरफ आता, ठीक। तो इस इधर की साइड, इस पर मैंने आउटवर्ड लिया है, और इस पर क्या है, इनवर्ड है, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात होगी डायरेक्शन की। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि फिंगर्स को कर्ल कर लें करंट की डायरेक्शन में, और पाम को ऐसे घुमा लें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस भी डायरेक्शन में, जहां पर भी, जिस भी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जो आपका थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ओके। दिस इज अनदर रूल, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आप एक बार इसको और अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। कल की क्लास में अब हम लोग इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और बिना इसके रिवीजन के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम धड़ाधड़ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं आज की क्लास में आपको मैंने इतना बता दिया। इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लिए आप खुद से कर लेंगे कि थीटा 1 आप 90 डिग्री ले लेंगे, 0 ले लेंगे, थीटा 2 90 हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि थीटा सेमी इनफाइनाइट के लिए कहाँ पर आपने लिया है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, सेमी इनफाइनाइट का भी बता दे रहा हूँ। सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए जैसे मान लीजिए कि वायर ऐसे है, नीचे की तरफ इनफाइनाइट गया है, और यहाँ तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पी पॉइंट है, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 90, ओके। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 0 साइन 91। या फिर आप ऐसा वाला लेंगे कि इनफाइनाइट ऊपर की तरफ हो रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड तुमको सामने निकालनी हो इस पॉइंट पर, तो इसके लिए थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, 1 90 1 0, ठीक है बच्चों। तो ये सेमी इनफाइनाइट की भी बात कर ली मैंने। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ही करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, तो इसको बहुत अच्छे से क्या कर लें आप लोग, एक बार रिवाइज कर लें जितना मैंने आज बता दिया है, ओके। और डायरेक्शन की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस रखें आप अपने साथ में, ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट की। अच्छा, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए आई होप कि इतना सफिशिएंट है। जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आते सही हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वायर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये आगे इनफाइनाइट जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वायर नहीं है, यहाँ वायर नहीं है, वायर सिर्फ यहाँ है और करंट इसमें आई ऐसे बह रही है, ये हॉरिजॉन्टल है केवल, यहाँ मैं डॉटेड से खींच दे रहा हूँ इसको, जिससे कि आपको ना लगे कि सर ये भी वायर है, ये वायर नहीं है बेटा, ये क्या है, केवल हॉरिजॉन्टल है। वायर येलो कलर का लिया है मैंने, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है,
अभी मैंने सेमी इनफाइनाइट के केसेस आपको बताए भी, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैंने क्या किया, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इस लोकेशन पर निकालनी है। देखिएगा यहाँ से मैं एक लोकेशन ले रहा हूँ, ठीक, और ये दूरी है d मेरे लिए। ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये d मैंने ली है अपनी मर्जी से। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट P लिया है और इस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B मुझे निकालनी है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वायर है, ये है वायर, इधर इनफाइनाइट और इधर ये फाइनाइट, ये एंड है। तो वायर कैसा है, वायर सेमी इनफाइनाइट है, ओके। और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है और यहाँ से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ओके। ये कुछ पार्ट नहीं है वायर का, केवल बताया गया कि d एक लोकेशन है, इस लोकेशन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये करके आना है, ये करना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड से दे रहा हूँ, उसको भी आप देख लें, उसको भी आप ट्राई करेंगे। एक ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये पिछला वाला क्वेश्चन, ये वाला देख लें इसको, ठीक है, और एक बार इसको भी देख लें। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहें, ध्यान रखें, ठीक है। रिवीजन एक बार ज़रूर कर लें, नहीं तो क्वेश्चंस करने में आगे दिक्कत आएगी। ओके बच्चों, थैंक यू।